बेटा देखिए, हम लोग एमओटी पढ़ रहे थे। तो एमओटी में हम लोगों ने देख लिया था, एक तो नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम देखा था। इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन देखे थे कि ये पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। बेटा मैंने आपको बताया, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो वो डायामैग्नेटिक होगा। फिर मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता दिया है ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बता दिया है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी सीख ली है। दोनों सिस्टम बता दिए हैं। अगर प्रोटॉन 14 प्रोटॉन तक है तो एमओ डायग्राम कैसा होगा, 14 प्रोटॉन से ज़्यादा है तो एमओ डायग्राम कैसा होगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं C2 का, C2 का एमओ डायग्राम, ठीक है। तो एमओ डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं एमओटी, और हम लोग अब एमओ डायग्राम बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2। C2 का एमओ डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो बेटा C2 में देखो, यहाँ पे ये बीच में आपका C2 का मॉलिक्यूल है, किनारे ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है। यहाँ पर बेटा कार्बन में आप जानते हैं, कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो कार्बन का अगर आप एक कार्बन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p2। ये देखिए, यहीं पे हमने बताया था, इधर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं। ये देखिए, यहां पर सबसे पहले ये आ जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। सिमिलरली यहां पर भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2। बेटा मैंने आपको बताया था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज करेंगे तब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। एक तो बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम होगी, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये जब मर्ज करेंगे तो यहाँ पर दो बना दीजिए, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लीजिए, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, ये होगा सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये है 1 2, ये है 3 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा दूसरा, ये हो जाएगा 2s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2s और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मर्ज होंगे फिर से, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। ये लीजिए, 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2, 2p2। बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर 14 प्रोटॉन से कम का सिस्टम है तो पाई 2py पाई 2pz, बताया था ना, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल सीधा रहेगा, ट्रायंगल सीधा रहेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, पाई वाला, ऊपर क्या चला जाएगा, सिग्मा वाला। तो ये बरमूडा ट्रायंगल सीधा बना दीजिए, मतलब पाई 2py पाई 2py, बेटा पाई 2pz। यहाँ py और pz से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखेगा, पाई पे ध्यान देंगे। यहाँ पे px और py भी ले सकते हैं। दरअसल px py pz ये तीनों के तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो नाम से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखेगा उसमें, समझे, बस सिचुएशन याद रखनी है आपको। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा 2px। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हमको 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12, ये भर गए पूरे। ये बेटा ये कहा था, ये देखो बरमूडा ट्रायंगल है, ये यहाँ सीधा रहेगा, ऐसे सीधा ट्रायंगल बनाइएगा। आप चेक करने के लिए ध्यान रखिएगा, ये वाला ट्रायंगल सीधा, और ये तो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। यहाँ पे भी वही पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz सिग्मा स्टार
2px, ये लीजिए इस तरह से। तो अब सारी चीजें इसमें भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहला है C2। यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो, 2 2 4 और 4 8, यह है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें स्टार नहीं बना है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 8। फिर ये है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग सर स्टार वाले, देखो बेटा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो बेटा ये एंटी बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, और तो कहीं स्टार वाले में जा नहीं रहा है, समझे। तो ये देखिए ये भी एंटी बॉन्डिंग है और ये भी। कितने हो गए एंटी बॉन्डिंग वाले? 4 एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया था? हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। 8 माइनस 4/2 तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, समझे। अब आ जाओ बेटा, बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया हमने। सुनिए ध्यान से। अब सर क्या बचा बताओ बच्चों? एक तो हम लोग पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक सॉल्व करते थे, बोलो क्या यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है? बोलो बेटा, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो नेचर कैसा आ जाएगा? डायामैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर n है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फिर मैंने कहा था स्पिन, यहाँ पे आप बॉन्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। बेटा स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू क्या था? 2 इंटू बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 दिया है तो ये हो जाएगी 4 डेल्टा। स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 4 डेल्टा। अब यहाँ आ जाइए, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे आप निकाल सकते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कैपिटल M। बेटा कैपिटल M का फॉर्मूला बताया था 2s+1। 2s+1। यहाँ पे S क्या है? S था आपका टोटल स्पिन वैल्यू, हाफ इंटू n, यहाँ n इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख देंगे तो S की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ S की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे m क्या आ जाएगा? फिर m आ जाएगा 0 + 1, तो ये आएगा 1। तो आंसर आ जाएगा सिंगलेट। सिंगलेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू n + 2 होल रूट वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा 0, ये लीजिए। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। C2 सॉल्व कर लिया। बेटा देखो सब लोग देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? सिग्मा में जा रहा है कि पाई में जा रहा है? तो कह रहे हैं जो C2 में 2 बॉन्ड है, बड़ा अजीब बात है। अभी तक आपने क्या पढ़ाया था? एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। C2 में जो 2 बॉन्ड हैं, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। कैसे पता चला? MOT से पता चला। ये याद रखिएगा कि C2 के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो C2 में 2 बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड है, तो ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। कैसे प्रूफ हुआ? MOT से ये प्रूफ होता है। ये पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपको सीधे यहाँ पे पाई में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई में जा रहे हैं। बेटा एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल आपके ये देखिए 2 बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर अब इसका कुछ और करके बनाते हैं। चलिए मैं बनाता हूँ C2+1 बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। C2+1 करोगे तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, ठीक है। बेटा सुनो, काउंटिंग कर लो, काउंटिंग कर लो, गिनो। 2 2 4 और 4 और 3 7, ये हो गए 7। पहले तो बोलो बेटा, बोलो इधर देखो, पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? बोलो
पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो नेचर आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एन की वैल्यू आ गई 1, एन कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। बोलो बेटा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ 7 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 1.5, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5, ठीक है। लिख लो बेटा अगर लिखने की इच्छा हो। अच्छा चलो ठीक, आइए वापस यहां पे दूसरा देखिए, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बोलो बेटा स्टेबलाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डेल्टा, ठीक है। अब बोलो बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी n, अभी बताया था n है यहां पे 1, तो s हो जाएगा हाफ, m हो जाएगा 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि इसका नेचर हो जाएगा डुप्लेट। तो ये है डुप्लेट, समझे। तो जो C2+1 है, C2+1 है डुप्लेट। सर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, mm = n+2 होल रूट, तो ये आ जाएगा √3 बोहर मैग्नेटॉन, ये आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, समझे। तो सर मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ गया। अब आगे देखो, चलो कुछ और बनाते हैं, C2+2 बनाते हैं। देखो बच्चों मैंने बताया था एक यहां से निकलेगा तो अगला वाला यहां से निकलेगा, ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सेम है बेटा, ध्यान रखना ये दोनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन एक एक पहले भरेंगे, फिर निकालेंगे भी तो पहले एक एक ही निकालेंगे, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो ये भी अनपेयर्ड ये भी अनपेयर्ड, तो यहाँ पे नेचर आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। और एन की वैल्यू, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर n आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर n की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 2 आएगी ना, देखो बेटा ये 2 लिखा हुआ, ये देखो, और 2 नहीं दिख रहा है, हाँ अब ऐसा भी दिख रहा होगा, मैं मिटा करके 2 कर रहा हूँ, भ्रम है बेटा, नेत्र दोष है ये, हाँ वो है नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ चलिए आइए वापस यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से, तो इसमें बॉन्डिंग गिन लो बेटा, गिनो काउंट करो, 2 और 2 4 और 2 6, बॉन्डिंग सर कितने हैं 6। एंटी बॉन्डिंग कितने, स्टार वाले सितारा वाले गिन लो सितारा वाले कितने हैं 2 और 2 4, ये हो गए 4 भैया। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 6 - 4/2, तो यहाँ आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 1। चलो ये क्या आ जाएगा 2 डेल्टा, सर n = 2, n = 2 तो s = 1, तो m = आ जाएगा 3, तो नेचर हो जाएगा ट्रिपलेट, तो इसका नेचर आ गया ट्रिपलेट। यहां पे सर mm में यहां 2 रखोगे, ये आ जाएगा √8 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है सर, ये भी सॉल्व हो गया। और देखिए और समझिए यहां पे फिर C2-1 तो पहले C2 के भर दें। अब सर अगला इलेक्ट्रॉन तो यहां जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब बोलो पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, बोलो बच्चों जवाब दो। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो सर पता चल गया नेचर है इसका पैरामैग्नेटिक, एन की वैल्यू है यहां पर 1। चलो गिनती कर लो बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और ये कितने हो गए 4 और 1 3, ठीक है, 4 3 7, 2 2 4 4 8 8 और 1 9, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 9। एंटी बॉन्डिंग वाले 2 और 2 4, तो ये कितना आ जाएगा सर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5, 5/2 आ जाएगा 2.5। बोलो बेटा अभी सर अब ये कितना हो जाएगा, डबल कर दो, बॉन्ड ऑर्डर का डबल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 5 डेल्टा। चलो बेटा ये आ जाओ यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन की वैल्यू 1 आएगी, तो एस की वैल्यू हाफ आएगी, तो एम कितना आ जाएगा 2, तो नेचर हो जाएगा डुप्लेट आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा √3
बोहर मैग्नेटॉन, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, चलो सर ये भी पता चल गया। अब और कोई सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं C2-2। ठीक है, C2-2 सर कैसे क्या आ जाएगा सर? अगला इलेक्ट्रॉन यहां जाने वाला है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले 9 थे, अब कितने हो जाएंगे 10। एंटी बॉन्डिंग कितने थे 4, ये कितना हो जाएगा 3। समझो, बोलो बच्चों पैरामैग्नेटिक, देखो घूरो घूरो, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो बोलोगे पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो बोलोगे डायामैग्नेटिक। तो बोलो बच्चों इसका नेचर क्या आ जाएगा? डायामैग्नेटिक आ जाएगा। समझे? यहां पे ये हो जाएगा आपका 6 डेल्टा, यहां पे n = 0, तो m = आ जाएगा 1, नेचर आ जाएगा सिंगलेट। समझे? और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा सर ये। ठीक है बेटा, कल मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब यहां आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनको इनको स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए, बेटा याद करो मैंने बताया था स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो देखेंगे बुरे लक्षण। बुरे लक्षण मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर, बुराइयां बुराइयां कम होंगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे फिर दूसरा देखोगे लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। समझे? अब सुनो, अगर ये भी सेम हो, अगर ये भी सेम हो तो मालूम क्या देखोगे? तो देखोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। समझे? अगर ऐसा आ जाए आपके सामने, मगर ये तो बहुत आसान है सर। बोलो बच्चों, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है 3, यहां कितना दिख रहा है 2.5, यहां कितना दिख रहा है 2, यहां कितना दिख रहा है 1.5, यहां कितना दिख रहा है 1। ये लो भैया, तो यहां तो हम लोग बता सकते हैं। तो बोले स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा, बोलो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल अब कौन सा हो जाएगा? C2-2। समझे? पहले बॉन्ड ऑर्डर ही देखना है हम लोगों को। बोलो बोलो, इसके बाद क्या हो जाएगा? C2-1। उसके बाद क्या आ जाएगा? C2। फिर क्या आ रहा है आपका? C2+1। फिर क्या आ रहा है? C2+2। मैंने कहा था स्टेबिलिटी का उल्टा कर देना, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? लो भैया, बॉन्ड लेंथ लगातार जैसे जैसे स्टेबिलिटी घटती जाएगी तो C2-2, C2-1, C2, C2+1, C2+2, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा C2 के एमओ डायग्राम से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने C2 के बारे में बता दिया, और कुछ हम लोग बना करके ट्राई करते हैं। चलो बेटा, एक और मेथड होता है। देखो, एक तो ये मेथड है देसी वाला, पूरा डायग्राम बनाओ। इसी को ना एनर्जी के ऑर्डर में भी लिख सकते हो। देखो बेटा, यहाँ इधर 1 मिनट देखिए, इसको एनर्जी ऑर्डर में भी सीधे लिख सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? S में जा रहा है, तो ये 1s2 हो जाएगा। इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2 हो रहा है, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2py, यहाँ पे 2 जा रहे हैं, पाई 2pz यहाँ पे 2 जा रहे हैं, फिर यहाँ पे अभी में 2, ये वाले 2 आ गए हैं। समझे? फिर सिग्मा 2px, फिर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px। सुनो, मगर तो ये सीधे एनर्जी ऑर्डर भी लिख करके हम लोग सीधे भर के भी चला सकते हैं काम। मैं अभी लिख के दिखाऊंगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां, उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं। एक टर्म है यहां, एक टर्म है आपका, मैं किधर लिखता हूं, जगह कहीं तो बनानी पड़ेगी मुझको। बेटा एक टर्म है यहां पे, होमो। होमो, ये देखिए, इसको बोलते हैं
हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सबसे ऊपर है और जिसमें इलेक्ट्रॉन है। देखो बेटा ध्यान से देखो, एक मिनट देखो, इस C2-2 की बात करें तो सबसे ऊपर किस डब्बे में इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 2p x। तो ये है इसका होमो, समझे? तो ये है इसका होमो। तो एग्जाम्पल में, अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि C2-2 में सिग्मा 2p x है होमो, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट देखिए। सर C2-1 में, C2-1 में यही तो था, C2-1 में यहीं पे तो था इलेक्ट्रॉन। तो C2-1 में भी, C2-1 में भी यही है होमो, ठीक है। अब जब आप C2 ये देखिए C2 की बात कर रहे हो, ये C2 है, समझे? 2 2 4 2, हाँ ये देखिए ये C2 है आपका, 7 8, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ठीक है बेटा। यहां पे अब बताओ, यहां पे होमो क्या है? ये दोनों होमो है, ये दोनों होमो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। तो अगर मैं C2 की बात करता हूं, C2 की बात करता हूं, तो यहां π2py भी है और π2pz भी है। हाईएस्ट पोजीशन जिसमें इलेक्ट्रॉन, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सबसे ऊपर हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन भी भर रहा है, इसे बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब बेटा दूसरा टर्म यहीं पे आता है, यही दूसरा टर्म आता है सोमो, ये लीजिए, या हाँ देख लीजिए सोमो, इसका मतलब होता है सिंगल ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंगल ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सोमो। बेटा देखो समझो, जरा सा समझो, अभी आपने पढ़ा था C2-1, तो C2-1 में ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था, ये देखिए C2-1 में इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था, सिंगल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं सिंगल ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सोमो बोलते हैं। समझ में आया? सोमो बोलते हैं। तो C2-, अच्छा क्या ये C2-1 का आपने, C2-1 में ये होमो भी बताया है आपने, C2-1 का ये होमो भी है और C2-1 का ये सोमो भी है। तो हां, सोमो, सभी सोमो होमो होते हैं मगर सभी होमो सोमो नहीं होते हैं। आया? क्या कह रहे हैं? अब सर जब, सर सोमो मतलब सबसे ऊपर का वो डब्बा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और होमो सबसे ऊपर का वो डब्बा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, चाहे एक हो और चाहे दो हो। तो सभी सोमो होमो हैं मगर सभी होमो सोमो नहीं है, क्योंकि अगर आप C2-2 को देखो, अरे अगर आप C2-2 को देखो, देखो ये C2-2 है, ये देखिए, तो ये होमो है मगर ये सोमो नहीं है। तो एक स्टेटमेंट तुम लोगों को समझ में आया ना? तो बेटा एक ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सभी होमो, सभी सोमो, ऑल सोमो आर होमो बट ऑल होमो आर नॉट सोमो। आई बात समझ में? तो ये बात पता चल गया। एक और अब हम लोग देखने जा रहे हैं लूमो, ये देखिए लूमो, LUMO, तो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा देखो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सबसे नीचे है। बेटा कंचन, क्या थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगी? चलो भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। चलिए कभी पढ़ लिया करो बेटा समय निकाल करके। हाँ अरे बहुत अच्छी बच्ची है, पूरा 5 मिनट ध्यान देगी 1.5 घंटे में। आइए चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट तो बहुत, 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताइए आप, बताइए। 300 सेकंड, 300 सेकंड पढ़ेंगे हम लोग। हाँ आइए,
आप भी सर इतना ध्यान देने वाले बच्चे को ऐसे बोलते हो। हाँ चलिए आइए, यही हो, चली तो नहीं गई कहीं दुनिया धरती के बाहर? तो चलिए आइए। नहीं होता है ना, टीचर टीचर बता रहा होता है, बच्चा ऐसे बैठा होता है, ये कथा सुनने आए हैं। जितना सुन ले ठीक है, जो सुन ले, जो पंडित जी बोल रहे हैं सुन ले, ना सुन ले तो ना सुन ले, हैं। तो ये कथा नहीं है, उसका एग्जाम नहीं होता है, इसका एग्जाम होता है। और जब तुम गई ना बाहर, वही आया पेपर में और मिला -1, समझे? फिर होता है ना, दिल कह रहा है, दिल कह रहा है, ऐसा होता है ना। इसमें निशान लगा दूं, ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा होता है, दिल कहने लगता है इसमें निशान लगा दो, और वो गलत ही होता है बेटा। अब जब एग्जैक्ट दिल और दिमाग फट से बोले यही सही है, वही सही होता है, ये समझ लीजिए। ऐसा होता है ना पेपर में, दिल कह रहा है इसमें निशान लगा दो बेटा, और फिर लगा ही देते मजबूर होके। हम लोग रखते हैं ना दोबारा, पहले तो पहले राउंड में कर लिया, दोबारा दूसरे तीसरे राउंड में एकदम मजबूर होके, भाई लगा ही दो यार एकदम। बाद में अरे यार -1 मिल ही गया, है ना। तो वो दिल कह रहा है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना हम लोगों को भैया। आप एग्जैक्ट जो दिमाग कह रहा है उस पर निशान लगाइए, दिल कह रहा है उस पर ना निशान लगाइए। तो आओ बेटा, चलो आओ, कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूमो। पहला पढ़ा होमो, फिर पढ़ा सोमो, अब हम लोग पढ़ेंगे लूमो। लूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, और चलो देखो, ढूंढो ढूंढो। सर C2 की बात कर रहे हैं, C2-2, बोलो इधर देखो बेटा। C2-2 में ऊपर से नीचे जाने पर वो कौन से डब्बे, ऊपर से नीचे जाने पर वो कौन से डब्बे जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? π*2p/, π*2pz। तो ऊपर से नीचे जाने पर वो लास्ट डब्बे जो खाली हैं उनको कहते हैं हम लोग लूमो। ध्यान रखिएगा, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एग्जांपल में अगर मैं बात करता हूं C2-2 को, तो π*2py, π*2pz, ये वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे ही किसी भी एमओ डायग्राम में आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पे वो ऑर्बिटल जो खाली मिलता है लास्ट वाला, उसको लूमो बोलेंगे। तो ये कुछ टर्म्स कभी कभी जरूरत पड़ जाते हैं, होमो, लोमो, सोमो, सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नोट करिए 1 मिनट के लिए। बेटा देखिए, एक और हम लोग करते हैं, इधर देखिए। ये तो मैंने आपको एमओ डायग्राम से करना बताया है। अब हम लोग एक ये भी कर सकते हैं ना, एनर्जी ऑर्डर से भी कर सकते हैं कि एनर्जी ऑर्डर अप टू 14 प्रोटॉन। 14 प्रोटॉन है तो क्या एनर्जी ऑर्डर होगा, या 14 प्रोटॉन से ज्यादा प्रोटॉन है तो क्या एनर्जी ऑर्डर होगा। तो देखिए एनर्जी ऑर्डर, इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एनर्जी ऑर्डर अप टू 14 प्रोटॉन है बेटा। ये मैंने आपको बताया था, भरते इलेक्ट्रॉन है, बट ये प्रोटॉन के बेसिस पर ये सिस्टम बनाया गया है, समझे। तो इसमें सबसे पहला वही है जो आप डायग्राम बनाते थे। देखिए ये 1s है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर π2py, π2pz, सिग्मा 2px, फिर इसके बाद है आपका π*2py, π*2pz, सिग्मा स्टार 2px। ये देखिए, ये हो जाएगा एनर्जी ऑर्डर अप टू 14 प्रोटॉन। बस इतना ही चेंज होना है, आप ये समझ लीजिए, इसी एरिया पे ध्यान देना है हमें। और दूसरा है
एनर्जी ऑर्डर आफ्टर 14 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन से ज्यादा है तो क्या एनर्जी ऑर्डर होगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे भी देखिए क्या एनर्जी ऑर्डर आता है, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz। ये देखिए ये सिग्मा पहले आ जाएगा, पाई बाद में चला जाएगा, बताया था ना। देखो ये सीधा ट्रायंगल है और यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा। ये देखिए ये सिग्मा नीचे आ गया, पाई दोनों ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए ये सिचुएशन है, यहाँ पे दोनों पाई नीचे है, सिग्मा ऊपर है। अब इसके बाद आ जाएगा आपका पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2px। दिस इज एनर्जी ऑर्डर आफ्टर 14 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन के बाद ये एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है। अब इससे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो बेटा चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक F2 सॉल्व करते हैं। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2। बोलो बच्चों, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9। तो दो फ्लोरीन में कितने हो जाएंगे, 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 18 को इसमें भरना है आपको, इसमें भरोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s, बेटा यहाँ 2 भर दो, फिर सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 भर दिए, सिग्मा 2px, यहाँ पे भी 2 आएंगे, फिर पाई 2py, पाई 2pz। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे सिंगल सिंगल पहले भरते हैं हम लोग, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई जाती है, इसमें कभी सीधे 2 नहीं भरेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका पाई स्टार 2py, फिर पाई स्टार 2pz, फिर आता है सिग्मा स्टार 2px। देखो बेटा यहाँ तक 14 भरे जा चुके हैं, 14 चले गए इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 11 12 13 14, तो 15 16 17 18 ऐसे भरा जाएगा। 15 ये आ गया, 16 ये आ गया, ये 15 ये है, 16 ये है, फिर ये 17, ये 18, हो गए पूरे 18। अब चलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बेटा काउंट करो पहले, तो बॉन्डिंग वाले काउंट कर लो, एंटी बॉन्डिंग वाले काउंट कर लो। बॉन्डिंग देखो कितने दिख रहे हैं, ये देखो बेटा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये सारे बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, देखिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, और 4 और 4 ये हो गए 8, ये देखिए ये हो गए 8। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8। तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। देखो बच्चों इधर देखो, मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी, ये है O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। अब इसके बाद अगर बनाओगे O2, इसके बाद बनाओगे O2 + 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। बेटा O2 में आप जानते हैं ये है O2, ये है O2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है, इधर देखोगे ये O2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। यहाँ पे देखिए एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ये O2 + 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, ये बोला था इसमें 0.5 जोड़ दोगे। यहाँ O2 - 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से 0.5 जोड़ेंगे,
फिर ये O2 -1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। ये O2 - 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। लो सर, O2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो अगला ये क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, O2 का एंड F2 का। यहां भी 18 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 18 इलेक्ट्रॉन है। O2 - 2 एंड F2 का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। कह रहे हैं दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, समझे, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो सर अब हम यहाँ चेक करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। मैंने क्या कहा था, स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं हम लोग। यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तब हम लोग चेक करते थे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा मैंने कल आपको बताया था, वहां पे भी 8 आएगा, आप देख सकते हो। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी दोनों में सेम आते हैं, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। अभी मैंने आपको बताया था पहले चेक करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, फिर चेक करेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम हो तब हम चेक करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेक करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लीजिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, समझे। प्रोटॉन का नंबर अब बेटा चेक कर लो, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में प्रोटॉन थे 16, इलेक्ट्रॉन थे 18, जबकि यहाँ फ्लोरीन में प्रोटॉन थे 18, इलेक्ट्रॉन थे 18। तो बेटा बताओ किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अरे यहाँ प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है ना, तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। यहाँ प्रोटॉन का नंबर कम है, तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो फिर स्टेबिलिटी फिर किसकी ज्यादा होगी, तो F2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी O2 से। ध्यान रखिएगा, समझे, F2 इज मोर। बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, देखो मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ, ये O2+2 है, ध्यान से देखिए। माइनस दिखने लगा, अरे पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, +1 के बाद +2 आएगा। ये देखो ये -2 लिखा हुआ है, हाँ समझे। चलिए अब दिख रहा होगा ना, ब्लैक से लिखने के बाद अब हो जाता है ब्लू से, कभी कभी कम अच्छा दिखाई देता है। हाँ तो ये देखिए, सुनिए ध्यान से। चलो ये बात क्लियर हो गई आपको। ये क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसमें तीसरे लेवल पे जाकर के हमें चेक करने से पता चल रहा है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको जरा सा बच्चों। अब एक एक देखिए, सुनिए, हमने तो आपको बता दिया सीधे, हमने आपको सीधे सीधे समझा दिया कि ये बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा ट्रायंगल 14 प्रोटॉन तक जो है सीधा रहता है, और 14 प्रोटॉन के बाद ये उल्टा हो जाता है। ये तो देखो जुगाड़ है, समझे, समझने वाली बातें हैं, एक्चुअलिटी नहीं है ये। वास्तविकता में ऐसा क्या होता है सर, क्या आप हमें बताओगे, क्या इसका क्या रीजन है, क्या कोई बताएगा इसका क्या रीजन है कि 14 प्रोटॉन तक ये बरमूडा ट्रायंगल सीधा रहता है और 14 प्रोटॉन के बाद बरमूडा ट्रायंगल उल्टा हो जाता है। बताइए, आपने तो सीधे जुगाड़ करके बता दिया ये बरमूडा ट्रायंगल है, हमने याद कर लिया। बट अगर ये आ ही जाए, मान लो इससे एसोसिएट करके कोई क्वेश्चन ही आ जाए हमारे सामने कि भैया ऐसा क्या बात है, आप जैसे O2 का देखिए, अब एक बेसिक क्वेश्चन है, क्यों क्यों O2 का और N2 का एमओ डायग्राम डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वाई एमओ डायग्राम ऑफ O2 एंड N2 डिफरेंट डिफरेंट है। बेटा देखो, सुनो, इधर देखो, सब लोग देखो, समझो जरा सा, सुनिए। तो बोल रहे हैं ये, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी बताया था मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव से। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द number of proton upon inversely proportional to the number of electron। ये लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन का नंबर कितना ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना कम है। जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बताता है? ये बताता है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर कितना ज़्यादा है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल में मान लीजिए टीचर तेज है, अच्छा है, बच्चा पीछे मोबाइल चला रहा है, तो टीचर मना करेगा, बेटा हे मेरे बच्चे, बउआ इधर देखो, देखो कितना अच्छा सीधा टीचर। सन 2026, सन 2006 जब बच्चा मोबाइल चला रहा था, एक गधे बेवकूफ उल्लू हट, ऐसे क्लास में कोई मोबाइल चलाता है क्या? सन 2026, बेटा ए मेरे बच्चे इधर देखो, मोबाइल धर लो, है देखिए। उत्परिवर्तन, हिंदी में इवोल्यूशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आफ्टर कोरोना, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। बिफोर कोरोना बच्चा बात कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, एक गधे नालायक बात कर रहा है तू क्लास में। आफ्टर कोरोना, ए बेटा ए मेरे बच्ची इधर देखो, हैं थोड़ा पढ़ लियो, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दियो, हैं हाँ कितना अच्छा बच्चा है, चलिए। तो ये बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना। देखना, एक मान लो कभी कभी ऐसा होता है तरीके तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। टीचर पढ़ा रहा है, लड़का पीछे गेम चला रहा है। कभी कभी टीचर ऐसा होता है, लड़का हिलता भी ना अपनी जगह से, तो भी टीचर जान जाता है कि ये कर क्या रहा है, समझे। मगर फिर वही आफ्टर कोरोना एंड बिफोर कोरोना टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, समझे। तो फिर बोलेगा बेचारा टीचर कि बेटा थोड़ा पढ़ ले मेरे बच्चे, घर पे बोल के आया है, माँ बाप ने पैसा जमा किया है, पेरेंट्स उम्मीद कर रहे हैं तेरे रिजल्ट की, वो सोच रहे हैं बच्चा मेरा पढ़ रहा है, बच्ची मेरी पढ़ रही है, इंतज़ार कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। चलिए, ये तो एक बात है। तो अगर टीचर है, बच्चे के मन में देखो थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है टीचर को जब गड़बड़ करता है। टीचर का यही फर्क होता है कि नहीं। तो टीचर अगर स्ट्रांग है तो उसका अट्रैक्शन लगेगा, बच्चे के ऊपर होल्ड रहेगी, ठीक से बैठा रहेगा, अपनी अपनी औक में रहेगा, समझे। और टीचर ऐसा ही है तो पता चला बच्चा पीछे वाला गेम खेलने लगा, उठ के बाहर जाने लगा। तो अट्रैक्शन फोर्स, अब टीचर हो गया न्यूक्लियस और बच्चा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का रिजल्टेंट नेट अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना ज्यादा है बच्चे के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, समझे। इसी को बोलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको और डिटेल में मैं समझाऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में, ठीक है। तो अब वापस आ जाइए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉनों को, इधर उधर घूमने भागने नहीं देगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो ये घूमते भागते चले जाएंगे, इधर उधर बैठ के बगल वाला दोस्त बुलाएगा, भाई इधर मैं यहाँ बैठो आकर के, हमें 2 मिनट कुछ दिखाना है तुम्हें, मोबाइल में कुछ समझाना है ना। तो वो उठ के वहां चला जाएगा। मान लो ये बच्चा उठ के उधर चला जाए, वो बच्चा इधर के उधर उठ के इधर आ जाए, तो इसको बोलते हैं मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? मिक्सिंग, समझे। और मिक्सिंग कब होगी? सुनो, मैंने बताया ना, देखो होता है, ये सच्चाई है। टीचर का थोड़ा बहुत तो वो रहता ही है ना, क्यों बेटा, टीचर का थोड़ा बहुत तो वो रहता ही है। कभी देखेंगे तो कहेंगे, चुप पे नहीं बैठेंगे, ये दोनों लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, बोले बिना नहीं मानेंगे, क्यों है, थोड़ा थोड़ा तो बैठा रहता ही है ना मन में। हाँ अरे सर आप कैसे जान जाते हो, इसीलिए तो हम तब से टीचर है जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, जन्म से पहले के टीचर हैं, सोचो, समझे। तो खैर
तो ये कहते हैं, सुनो बेटा इधर देखो, देखो घूरो, घूरती हुई नजरों से देखो। तो ये कह रहे मान लो अगर टीचर का अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इधर बगल वाला दोस्त इशारा करेगा, बच्चा उठ करके उधर बैठ जाएगा, या इधर का दोस्त इशारा करेगा, बच्चा उठ करके उधर बैठ जाएगा। इसको बोले मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? मिक्सिंग। अभी बताया था यहां टीचर कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का अगर नेट अट्रैक्शन फोर्स कम है, समझे, तो ऑर्बिटल घूम फिर करके कर देंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग के कारण, मिक्सिंग बेटा ऑलमोस्ट जिनकी वो ऑर्बिटल जिनकी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिट्री होती है, उनमें मिक्सिंग होती है। और मिक्सिंग के बाद वही होता है, देखो हर बार लोग कुछ भी बोले, होता मालूम क्या है? अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, समझे? वही होता है यहां पे भी। जो ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो और ज्यादा एनर्जी का हो जाता है, जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो और कम एनर्जी का हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? मिक्सिंग। मगर मिक्सिंग कब हो रही थी? सुनो, बच्चा उछल के कूद करके दूसरे की बेंच के कब बैठेगा जा करके? जब टीचर का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। मतलब ऑर्बिटल की मिक्सिंग कब होगी? जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन फोर्स, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर कम होगा तो मिक्सिंग होगी, अगर ज्यादा होगा तो मिक्सिंग नहीं होगी। क्या आई बात समझ में? समझ में आई आपके? सुनिए ध्यान से। अब सर हमको कैसे पता चलेगा? अरे ये देखो, प्रोटॉन का नंबर देखो, अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। सर अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सही बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन का भी तो नंबर बढ़ेगा। और क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बच्चा अपनी जगह पे बैठा रहेगा, नहीं टीचर बोलेगा क्या कर रहा है बे, हैं? पढ़ने आया नाचने आया है? पहले नाच ले तू बाहर जा करके, बाद में फिर बैठ लेना, है कि नहीं? तो देखो बेटा, सुनो ध्यान से, समझो। तो ये कह रहे हैं कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? अभी बताया ना, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है मगर प्रोटॉन का भी नंबर तो बढ़ रहा है यार, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल में मिक्सिंग नहीं होगी, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो मिक्सिंग हो जाएगी। अब देखो बेटा, अप टू 14 प्रोटॉन ये एलकेजी वाला सिस्टम है, होता है ना, बच्चे भिन 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 भिन, टीचर बस एक कहने के लिए साइलेंट, थोड़ी देर साइलेंट, फिर भिन 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 भिन, ऐसे चालू हो जाती है क्लास में। ये छोटे बच्चों की क्लास। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, मिक्सिंग, गिन मिन गिन, दूसरे की बोतल उठाए लिए जा रहे हैं, पापा पसंद आ गई, उठा लाए हम, क्या करें? होता है ना ऐसा, जो अच्छी लग गई वो अपनी, हर चीज जो पसंद आई वो अपनी, इसे बोलते हैं जिंदगी, खत्म बात। उठा लाए, 2 दिन उठा लाएंगे, तीसरे दिन पापा खुद ही नहीं लेके दे देंगे, बेटा आप ना लाना, तुम्हें दूसरी ले रहा हूं, मैं तुम्हें दूसरी लाए दे रहा हूं, बेचारे वापस कराएंगे जा करके। सही है कि नहीं? इसको बोलते हैं रंगबाजी। और कोई कुछ कहेगा भी नहीं ज्यादा, यही बोलेंगे बेटा अब मत लाना है, हमसे कहीं देंगे, हम ले देंगे, तो ले ही आओ पापा, यही वाली पसंद है हमको। फिर पता चला 2 महीने बाद दूसरे की अच्छी लग गई बॉटल उठा लाए। ऐसा भी होता है ना कुछ बच्चों के साथ, जो बगल वाले का सामान पसंद आया उठा लाए, और उस समय बगल वाले भी ऐसे होते हैं, ले गया कौन ले गया पता ही नहीं हमें कौन ले गया ऐसा होता था ना एलकेजी। पेरेंट्स पूछ रहे बेटा बोतल नहीं लाए, कौन सी बोतल, कैसी बोतल, बोतल देके भेजा था हमको हमें खुद ही नहीं याद है, स्टिकर लगाइएगा आपकी बोतल में, पेरेंट्स स्टिकर लगा के भेजना इसको। 2-3 दिन बाद बोतल वापस आ गई बच्चा एक नई बोतल लेके आया, हाँ आप ठीक है, ये बोतल ठीक है हमारी, है ना? तो ऐसा होता है बेटा। तो वह एलकेजी वाली बात होती है, मतलब छोटे लेवल पे, मतलब छोटा एटम, इलेक्ट्रॉन भी कम, प्रोटॉन भी कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम,
समझे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, बच्चा इधर उछल उछल कूद कर रहा है, उठक पटक कर रहा है, समझ रहे हो ना? हल्का सा टीचर बाहर गया, फाड़े डाल रहा है, कॉपी जहाज बनाए ले रहा है ना, खूब जहाज बना बना के फेंक रहा है इधर उधर, फाड़ डाली पूरी कॉपी, कोई चिंता ही नहीं कौन सी कॉपी किसकी कॉपी, क्या मालूम हमें। कैसे पास हुआ याद है कभी? एलकेजी का याद है कैसे पास हुए थे? किसी को नहीं याद होगा कैसे पास हुए थे। हमें तो मालूम ही नहीं पेपर कैसे दिया था, याद तक नहीं, सोचो तुम लोग। पास हो गए, टीचर ने डर के मारे पास कर दिया नहीं तो ब्लेम टीचर के ऊपर आ जाता। वो जमाना था, तो हो गए ना राजा। कोई भी गलती करे तो या तो गलती पेरेंट्स की मानी जाएगी या तो टीचर की, आपकी कोई गलती नहीं होती थी, बताइए, सोचिए। तो उस समय छोटे बच्चे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, इधर उधर बैठ रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल की। अब बड़े बच्चे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, टीचर भी बड़े, बच्चे भी बड़े, तुरंत बोलेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा तुझसे, एक क्लास में सीधे बैठा नहीं जा रहा है का है, दिमाग बाहर भागा जा रहा है, इधर देख लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो, है कि नहीं? तो बच्चा बेचारा शर्माई शुदा, कुछ तो शर्म है, सोचो हमें भी थोड़ी बहुत शर्म है, हमारी भी इज्जत है, हाँ ऐसा ना समझो, हाँ। तो अपनी जगह पे बैठेगा। मतलब अब आप छोटी क्लास में थे तो खूब मिक्सिंग होती थी, बड़ी क्लास में हो तो कोई मिक्सिंग नहीं है, सब अपनी जगह। तो बस आ जाओ, छोटी क्लास छोटा एटम, एटॉमिक नंबर कम, बड़ी क्लास एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर कम तो प्रोटॉन का नंबर कम, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो मिक्सिंग होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो मिक्सिंग नहीं होगी, समझे? तो बेटा जो नाइट्रोजन तक की बात करें तो यहां पे मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग के कारण हायर एनर्जी वाले और ज्यादा हायर हो जाते हैं और लोअर एनर्जी वाले और ज्यादा लोअर हो जाते हैं। मगर नाइट्रोजन के बाद बात करो आप, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हो, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो जो ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम, जो अभी ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम बनाया था ना आपने, उसमें मिक्सिंग नहीं होती है, और वहां पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। क्वेश्चन आया हुआ है जेई में कि एमओ ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा अगर उसमें मिक्सिंग ना हो। बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया, अभी ये क्या गया? तुमने भी, अभी कई लोगों ने अभी पहली बार सुना होगा ये टर्म कि ऐसा भी कुछ होता है, बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले आए। आल्दो मैं जिस बैच में पढ़ा रहा था उनको बता दिया था, पर कुछ बच्चों के सुना हमने, उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्या है यार, मिक्सिंग तो हमने सुनी नहीं। तो हमने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी O2 में मिक्सिंग होती ही नहीं है। बट अगर क्वेश्चन पूछे कि O2 का एमओ डायग्राम कैसा होगा अगर मिक्सिंग हो जाए, तो उसका एमओ डायग्राम नाइट्रोजन के जैसा हो जाएगा, मतलब बरमूडा ट्रायंगल सीधा हो जाएगा, पाई 2py पाई 2pz नीचे आ जाएंगे और सिग्मा 2px ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो लिख लो भैया, लिख लीजिए। तो क्यों एमओ डायग्राम O2 का, या ये बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में कि क्यों एमओ डायग्राम 14 प्रोटॉन तक का एमओ डायग्राम अलग है और 14 प्रोटॉन के बाद एमओ डायग्राम अलग है? क्योंकि 14 प्रोटॉन तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग के कारण जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं वो और ज्यादा लो एनर्जी के हो जाते हैं, और जो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल है वो और ज्यादा हाई एनर्जी के हो जाते हैं, समझे? मगर 14 प्रोटॉन के बाद आगे आगे के ऑर्बिटल में मिक्सिंग नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन है इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। तो वो जो आप एमओ डायग्राम ऑक्सीजन का बना रहे हो वो विदाउट मिक्सिंग है, वहां पे सिग्मा पहले नीचे आता है और पाई ऊपर आते हैं, वो विदाउट मिक्सिंग है। और मिक्सिंग हो जाएगी तो पाई नीचे आ जाते हैं, सिग्मा ऊपर आ जाता है। ये रीजन है बेटा। हो सकता है आपने में से कई लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा एमओ डायग्राम, मगर कई बार हम लोग को मालूम नहीं होता कि आखिर ये एमओ डायग्राम में ये चेंज क्यों आता है, समझे? तो मैंने दोनों तरह से बता दिया आपको, बरमूडा ट्रायंगल वाला जुगाड़ भी बता दिया और एक्चुअल रीजन भी बता दिया कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है, समझे? तो चलिए आ जाइए, आइए सुनिए। तो एमओ डायग्राम अप टू 14 प्रोटॉन, up to 14 proton due to less effective nuclear charge
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिक्सिंग occurs due to mixing low energy orbitals becomes more lower while high energy orbitals becomes more higher while after या higher after 14 proton after 14 प्रोटॉन के बाद ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिक्सिंग एब्सेंट। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इन O2 मिक्सिंग एब्सेंट इन N2 मिक्सिंग अकर्स। इसीलिए O2 का डायग्राम अलग है और N2 का डायग्राम अलग है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि O2 का डायग्राम कैसा होगा अगर मिक्सिंग हो जाए, तो N2 के जैसा बना देना, इलेक्ट्रॉन भर देना। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें थी। एक और अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए बेटा, याद करो, मैं लास्ट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, N2 की और C2 की। बेटा देखो, इधर देखो सब लोग कि ये एक तरफ N2 है और ये एक तरफ C2 है। लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन गया था, तो यहां था बेटा π2py π2pz सिग्मा 2px। ये देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ये N2 है और इसके बाद खाली कौन सा था N2 में? थोड़ा मैं नीचे बनाता हूं इसे। N2 देखो बच्चों, π2py π2pz सिग्मा 2px। ये लीजिए, फिर ये ऊपर आ जाओगे, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2px सिग्मा स्टार 2p। ये आपका ये z है, ये x है। ठीक, ये देखिए ध्यान से समझिए, जबकि यहां पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे 1 2, ये भरा हुआ था। और यहां पे जब C2 की बात कर रहे थे तो ये देखिए π2py π2pz सिग्मा 2px। ये देखिए, और यहां पे पाई स्टार 2py पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2px। ये लीजिए,
ये देखिए इसको, ये सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं। अगर आप यहां बात करते हो तो इसमें यहीं तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिटवीन N2 एंड C2। क्वेश्चन पूछ रहे हैं N2 और C2 में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है और किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। बेटा क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जब जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। इसको और डिटेल में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। नॉर्मली जब किसी गैसेस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और हम लोग N2 और C2 के केस में क्वेश्चन पूछ ही लिया गया कि N2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और C2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी? समझिए बेटा, देखो N2 में अगर आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, देखो N2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? बोलो। ये है एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाले में जा रहा है ना, ये एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बोलो बेटा स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। मगर यहां जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कहां जाएगा? बोलो बेटा, बॉन्डिंग में जा रहा है। बॉन्डिंग में जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? अब आप ही बताइए, आप इधर से आप अभी तैयारी कर रहे हो, तैयारी करके आप सेलेक्ट होके मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं मेडिकल कॉलेज से वापस इधर आना चाहते हो। तो बच्चे को इधर से उधर ले जाना है, उधर जाना चाहता है, खुश हो रहा है, उधर से घसीट के इधर ले आए तो दुखी होगा ना। समझे? तो कहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी? जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी N2 और C2 में, अगर ये असर्शन रीजन में आ जाए, पहले तो ये क्वेश्चन है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो C2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, N2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। और अगर रीज़न पूछा जाए तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है BMO में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। BMO में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ABMO में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। हम लोग देखने जा रहे हैं एमओ डायग्राम ऑफ B2 का एमओ डायग्राम देख रहे हैं। B2 एमओ डायग्राम से भी कर सकते हो, डायरेक्ट एनर्जी ऑर्डर से भी कर सकते हो। तो बेटा मैंने आपको बताया सेंटर पे आप B2 लिखोगे और साइड में बोरॉन, इस तरह से। बोलो बच्चों, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो भाई, 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। बस बना डालिए इसी को, इसे बना लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक बोरॉन का 1s2, ये दूसरे बोरॉन का 1s2। बताया था जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज करेंगे तब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये BMO है, ये ABMO है। ये लीजिए, फिर 2s2 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये लीजिए। फिर इसके बाद है पाई
ये लीजिए 2p1 2p1, ये px py pz बोल सकते हैं, यहाँ पे भी px py pz, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई ये लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10, ये हो जाएगा आपका पाई 2py पाई 2pz सिग्मा 2px पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2px। यहाँ पे बेटा आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं या जो भी क्वेश्चन पूछा जाए। बॉन्ड ऑर्डर में देखो बेटा 2 2 4 और 2 6, तो हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये देखिए B2 है, एक ही बॉन्ड है, वो भी पाई बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर बॉन्ड ऑर्डर। बोलो, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है या जीरो होती है, बताइए। बोलो भाई। तो बोल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। निगेटिव और जीरो ये बताती है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर की क्या वैल्यू हो सकती है, तो उसका आंसर पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और जीरो भी है, क्योंकि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कई जगह पे जो मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे वहाँ पे गलत, मतलब जीरो ही आएगी, समझे। तो ये सही जवाब यही होगा, पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों होगी। बट निगेटिव एंड जीरो represents that molecule does not exist। निगेटिव और जीरो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी तक बेटा देखो, हमने जो डायग्राम बनाया है इसमें दोनों एटम सेम थे, दोनों एटम सेम थे तो दोनों न्यूक्लियस सेम थे। तो अभी तक जो हम लोगों ने मॉलिक्यूल बनाए थे ये होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। अब हम लोग वो मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं जिसमें दोनों एटम डिफरेंट हो, तो इसको हम लोग हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो अब हम लोग एमओ डायग्राम देखने जा रहे हैं। अगर हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल आ जाए तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एमओ डायग्राम ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जैसे अब हम लोग यहां पे बात करेंगे, एक तो NO की और दूसरा CO की, इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर आप बात करते हो यहां पे NO में बना रहा हूं पहले, एमओ डायग्राम ऑफ NO। यहां देखो एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन मालूम है बेटा 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2s2 और 2p4। तो अब होता क्या है सुनिए, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से
न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, जिससे जो इसका 1s वाला इलेक्ट्रॉन है, भाई वो सबसे पास में है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी और नाइट्रोजन का 1s, ये देखिए, और ये अभी तक क्या होता था, दोनों ऑर्बिटल सेम होते थे, दोनों न्यूक्लियस सेम थे, तो ऑर्बिटल आमने सामने आते थे, इनकी एनर्जी सेम होती थी और ये मर्ज होते थे। मगर यहाँ ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होती है। ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और नाइट्रोजन के 1s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इसलिए जब इसका 1s बनाओगे ना, तो नाइट्रोजन का 1s2 थोड़ा ऊपर रहेगा और ऑक्सीजन का 1s2 थोड़ा नीचे रहेगा। इसी कारण से ना ये एक्चुअली में मॉलिक्यूल बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना 1s के, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, इनको बोलते हैं NBMO। NBMO मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, समझे? ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। अब अगर हम लोग गलत वाला डायग्राम बना करके भी आंसर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर सही आएगा आपका, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाते हैं ना जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। बट अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछ लिया कि यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, तो वहां हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अब ना ही बॉन्डिंग में आएंगे ना ही नॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, ये नॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो यहां बात आ जाती है ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, समझ में आया? अब यहां पे ना ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है, यहां ओवरलैपिंग नहीं होती, इनमें ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है 2s से। तो यहां पे ना ये देखिए 2s2 और इसमें 2s2, एक BMO और दूसरा ABMO, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2 है। फिर कहा था ऐसे स्टाइल मारने के लिए ऐसे बना देना, नहीं मानो ना बनाना, मैं बचपन से बना रहा हूँ इसलिए बना दे रहा हूँ, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं डंडी लगाओ, समझे? आंसर सही आएगा, निशान सही लगाओ, तभी सिलेक्शन होगा, है ना? चलिए आइए देखिए यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है, px py pz, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये इसका p ऑर्बिटल है, px py pz, ये लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब बताओ, अच्छा अभी भी प्रोटॉन कितने आ रहे हैं इसके? नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, कितने प्रोटॉन हो गए? 15 प्रोटॉन। तो बताओ अब इसका एमओ डायग्राम यहाँ पे नाइट्रोजन के जैसा होगा कि ऑक्सीजन के जैसा होगा? क्योंकि वो अप टू 14 प्रोटॉन था, और इसका क्या हो जाएगा? 14 प्रोटॉन से ज्यादा। तो बरमूडा ट्रायंगल उल्टा कर दें, ये लीजिए, ठीक है, उल्टा है ना। तो ये सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो पाई स्टार 2py पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2px, ये x है, x है, ठीक है। तो यहां पे अब आप देख सकते हैं ये वाला हो गया आपका बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन देखो 3 इधर और 4 इधर, 7 थे, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब आप बॉन्ड ऑर्डर बेटा यहाँ पे सीधे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए NO के केस में,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, देखो 2 और 6 कितने हो गए, 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बोलो बेटा, तो 2 और एक 3। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, 2.5। समझे। अब अगर यहीं पे बोले आपसे NO पॉजिटिव, तो सर एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा। NO पॉजिटिव में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। एंटी बॉन्डिंग कितने थे, 2। एंटी बॉन्डिंग कितने थे, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हाफ। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो लो अब यहां से एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, NO प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी NO के रेस्पेक्ट में, समझे। तो यहाँ NO प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी NO के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। क्या आई बात समझ में। अब आप सारी चीज़ें बता सकते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा जाए, स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा जाए। अगर मैं ये बोलता हूँ बोलो NO पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। जबकि NO प्लस बोलो, NO प्लस कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। समझ में आया। तो ये एक हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हम लोगों ने देख लिया, कोई एक हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल था, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग एक और हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल देख लें तो ये कंप्लीट, अपनी हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। आज मैं MOT आपका कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। इसे नोट करिए 1 मिनट। देखो बच्चों, इधर देखो सब लोग, इधर देखिए। अब मैं जो CO का MO डायग्राम बनाने जा रहा हूँ ना, ये अभी बनाइएगा मत, समझे। तो हुआ क्या, हम लोगों ने अभी NO का MO डायग्राम बनाया। NO एक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और CO भी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। तो जैसा NO का बनाया था वैसा ही हमने CO का बनाने की कोशिश करी। तो MO डायग्राम ऑफ CO काफी अच्छा है। तो बोल रहे बेटा यहां पे भी बीच में, चलो ये CO हो गया और इधर कार्बन और इधर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में फिर बेटा वही होता है 1s2 2s2 2p4, और यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, समझे। अब ये कह रहे हैं कि बेटा सुनो ध्यान से, कि यहाँ पहले जैसे NO में था, NO में बताया था कि ये जो 1s वाला था, 1s वाले की एनर्जी कम होगी और यहाँ पे भी 1s वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये तो नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो सीधे ये तो पहले हमने उसी तरह से बनाया जैसे पहले बनाया था। ये देखिए यहाँ 1s2 और यहाँ पे 1s2, अरे 1 मिनट, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये 1s वाला नॉन बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी कम होती है 1s2। ये देखिए ये नॉन बॉन्डिंग में जाएगा, ये भी नॉन बॉन्डिंग में जाएगा। तो ये दोनों के दोनों हैं NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझे। ये तो बेकार हो गया। फिर इसके बाद बारी आई थी इसकी 2s2 और यहाँ पे भी 2s2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए एक BMO और एक ABMO, यही होगा। ये बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर यहाँ p ऑर्बिटल की बारी आ गई, तो PX PY PZ, और यहाँ पे भी PX
पी एक्स पी वाई पी जेड, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ, फिर 1 2 3 4, फिर बनाएंगे बेटा बोलो, इधर 6 इधर 8, कितने हो रहे हैं 14। तो एमओ डायग्राम कैसा होना चाहिए, नाइट्रोजन के जैसा। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका बरमूडा ट्रायंगल सीधा आना चाहिए, ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 और यहाँ 2, 6 थे, ये लीजिए भर गया पूरा, ठीक है। बच्चों देखो ये है पाई 2p y, पाई 2p z और सिग्मा 2px, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2। तो यहाँ से हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर, इधर देखो बेटा, अब हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते थे। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर, ये तो नॉन बॉन्डिंग में बेकार हो गए, बॉन्डिंग गिनो बेटा, ये है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2s2, समझे। तो यहां से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला हमने, तो हाफ बॉन्डिंग माइनस तो 2 और 6, ये हो गए 8, 8 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 3। तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3। फिर सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाला हमने, सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाला। तो बेटा सीओ प्लस का जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यही वाला निकलेगा, ये वाला रिड्यूस हो जाएगा बॉन्डिंग का, तो यहां आ जाएगा हाफ 7 माइनस 3, तो यहां आ जाएगा 2.5। इस हिसाब से अगर मैं बात, ये बेटा ये लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो CO प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आनी चाहिए CO से, मगर प्रैक्टिकली जब इसको सॉल्व किया गया तो ये जो कि ये गलत आया, CO की सॉल्व करने पे आती है 1.128 एंगस्ट्रॉम आती है, और ये आती है 1.115 एंगस्ट्रॉम आती है। क्या बेटा, यहां आंसर में चेंज नहीं आएगा, 2.5 आ रहा है, 7 में से 2 जाएगा, 5/2 आएगा, उसका भी आंसर 2.5 आएगा। खुश। तो ये कह रहे हैं, इधर देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि भैया हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद देखा, उस हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा था और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा था, तो CO ज्यादा स्टेबल होना चाहिए CO प्लस से। फिर हमने वो मान भी लिया, शुरुआत में ये मान भी लिया, फिर आगे और ज़्यादा टेक्निक डेवलप होती है, साइंस और ज़्यादा डेवलप होती है, तो फिर गलती से इसका हमने बॉन्ड लेंथ निकाल ली, और जैसे ही बॉन्ड लेंथ निकाली सारा फ्रेम ही गलत हो गया कि भाई आप तो बोल रहे थे ये ज़्यादा, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इसकी कम होगी, तो यहाँ तो कुछ और ही आ गया, इसकी बॉन्ड लेंथ ये आ रही, तो ये बात गलत हो गई। इसकी बॉन्ड लेंथ CO की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है CO की कम, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो CO प्लस की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है CO से। ये एमओ डायग्राम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यहां पे ये वाला एमओ डायग्राम भी फेल हो गया। तो यहां पे एक्चुअली में रीजन ये होता है, ये एक स्पेशल एमओ डायग्राम होता है, यहां पे एमओ डायग्राम बनने से पहले ओवरलैपिंग हो जाती है, समझे। तो इसका जो एमओ डायग्राम होता है ना, ये मॉडिफाइड एमओ डायग्राम दिया गया बाद में इस चीज को समझाने के लिए। ये जो पहले तो यही चल रहा था, काम चल रहा था हमारा। देखो आपके पेपर में ना सीधे ये क्वेश्चन आएगा कि CO और CO प्लस में ज्यादा, ये आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी कि CO और CO प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो CO प्लस ज्यादा स्टेबल होता है, और CO ज्यादा स्टेबल है CO प्लस, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, CO की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, CO प्लस की बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो आपको सिर्फ इतना ही नोट करना है, आप 1 मिनट नोट करिए इसको, ये नोट। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था
कि जो सीओ होता है, सीओ में नॉर्मल ये रूल नहीं लगता है। अगर हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं तो ये गलत डायग्राम है। यहाँ पे कोई, अब देखिए इसमें एक्चुअली में मॉडिफाइड एमओ डायग्राम यूज होता है। मॉडिफाइड एमओ डायग्राम, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बिफोर ओवरलैपिंग। बेटा यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, नॉर्मली मैंने दो मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया, दो एटम डाई एटॉमिक में हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया है। यहाँ पे डाई एटॉमिक है मगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, बल्कि इसका जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना हुआ है। और ये जो पाई बॉन्ड है, ये py और ये pz से, ये जो लोन पेयर है ना, ये नॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और ये भी जाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जाता है, समझे। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो CO होता है, CO की बॉन्ड लेंथ 1.128 है और CO प्लस की 1.115 है। इससे ये पता चलता है कि CO प्लस इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू CO। ये इस डायग्राम से हमें पता चल गया था। देखिए क्या होता है, देखो पहले तो ये दोनों नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका ये s ऑर्बिटल और इसका एक p ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज हो जाता है, ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलता है, जिसमें से ये फिर से नॉन बॉन्डिंग में चला जाता है। ये ऑर्बिटल और ये आपस में ओवरलैप करता है, यही बना देता है सिग्मा sp। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, ये वही है बेटा सिग्मा sp। और फिर इसके बाद ये देखिए, ये पाई 2py पाई 2pz में जाता है, ये है पाई 2py पाई 2pz। फिर ये देखिए, ये वाला आपका जो है नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो ये एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इधर नॉन बॉन्डिंग में जाता है, एक लोन पेयर इधर, ये लोन पेयर है दोनों, ये लोन पेयर होते हैं। तो ये जो दोनों लोन पेयर है ये नॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ओवरऑल मैंने आपको ये भी बताया था। अब सुनो, पहले तो ये इसको क्लियर कर लीजिए बेटा, ये चाहे जैसा भी डायग्राम हो, नीचे वाले ऑर्बिटल कम एनर्जी के होते हैं, ऊपर वाले ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी के होते हैं। तो क्या हमको मालूम है बेटा, मैंने आपको शुरुआत से बताया हुआ है जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करी थी कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बोले या पोटेंशियल एनर्जी बोले, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। क्या ये बताया आप सब लोगों को, समझे। और एक बात बताओ, ये जब आप CO से CO प्लस निकालोगे बेटा, सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा हाई एनर्जी। अब लीजिए आ गया रीजन इसका, जब ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये बेटा इसका रीजन है, यहां से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और हम लोग खुश हो गए। तो बोले भैया व्हेन या ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस from CO, it release high energy electron, therefore energy of CO plus decreases। इसीलिए स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो पक्का है बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ जो है रिड्यूस होगी, समझे। ये अपना MOT कंप्लीट हो गया। अब आप MOT के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, MOT कंप्लीट है ये अपना। चलिए ठीक है।